चलिए देखिए, ये सोशल वर्क का, ठीक है, 2008 जून का एक पेपर है ये, ठीक है, समाज कार्य सेकंड पेपर। और ये जून 2008 का प्रश्न पत्र है, याद रखिएगा आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। 2008 का भी क्वेश्चन, उसको देखे रहिए, इसको भी सॉल्व कर लीजिए आज आप लोग। तो आपके सामने एक प्रश्न है ये, आज का पहला प्रश्न, कि ब्रह्मो समाज किस वर्ष में स्थापित हुआ था, बताइए जरा। तीन चार बातें। अच्छा, मैंने ज्वाइन नहीं हुआ उससे, कमेंट कमेंट करोगे, बताओ, फिर तो ज्वाइन हो, फिर रहने दो, बोलिए। हम्म? अच्छा, कमेंट करोगे यानी, ठीक है, फिर मैं ज्वाइन होता हूँ, ठीक है, एक मिनट, इनको भी वो करता हूँ, कोई आ रहे हैं, इनको मैं ज्वाइन कर लूँ पहले। हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, आप लोगों का कमेंट जो है सीन करूँगा, ठीक है भाई। तो ये प्रश्न आपके सामने, आप सभी लोगों ने शायद जवाब दिया होगा ऑप्शन नंबर बी को ही, ठीक है। और इसका सही जवाब भी ऑप्शन नंबर बी ही सही है आपका, ठीक है। ब्रह्मो समाज की जो स्थापना हुई थी, जो वर्ष माना जाता है, वो 1928 का माना जाता है। ज़रा आप लोग मुझे बताइए, ब्रह्म समाज जो है, ये मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बहुदेववाद, पुरोहितवाद का खंडन माना जाता है। किसको माना जाता है? पुरोहितवाद, बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, इसका खंड यहाँ पर जो होता है, इसके बारे में ब्रह्म समाज में इसकी चर्चा की गई है। ब्रह्म समाज में सबसे फेमस कौन सा समाज, मतलब कौन सा कार्य हुआ था सबसे ज़्यादा, जो फेमस रहा था ब्रह्म समाज में, बहुत ज़्यादा फेमस रहा है? कोई बता सकता है मुझे? कोई भी बता सकता है ब्रह्म समाज में सबसे फेमस चीज़ें क्या रही थी, जिसको लेकर परिवर्तन की बात हुई थी? तो सती प्रथा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सती प्रथा का नाम, है ना भाई? आवाज़ क्लियर है ना मेरी? बता दीजिए एक बार सभी लोग, आवाज़ क्लियर है? तो याद रखिएगा, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो आपको सती प्रथा याद रखनी है भाई, ठीक है ना, सती प्रथा और बहुविवाह, ठीक है, ये एक प्रकार से उसका उद्देश्य रखा गया था, ठीक है ना भाई। और वेश्यागमन, ठीक है, वेश्यागमन और जातिवाद, ठीक है, और अस्पृश्यता, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो जिक्र हुआ था, ये ब्रह्म समाज में हुआ था। याद रखिएगा आप लोग, ये ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। और ब्रह्म समाज में अगर आपको ध्यान रखना है, ये जो आप देख रहे हैं 1829 का, ये 1829 जो है, विलियम बेंटिंक ने कानून बनाकर एक सती प्रथा को अवैध घोषित किया था 1829 में। इसे आप ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक का, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जरा मुझे बताइए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की है? कमेंट कर दीजिए एक बार। एनी बेसेंट, ओके, चलिए ठीक है भाई। ये ऐसे ही आप लोगों को, हाँ, कब इसकी स्थापना कब हुई थी? एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की, किसी को पता है? 1875। ठीक है, 1875, याद रखिएगा, ये पहला पॉइंट हो जाएगा आपके लिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तत्वबोधनी सभा का नाम सुना है आप लोगों ने? तत्वबोधनी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई आप लोगों के लिए, तत्वबोधनी और आत्मीय सभा। चलो मैं दोनों बताऊंगा, आत्मीय सभा, ये दोनों का नाम सुना है आपने? तत्व, जो तो तत्वबोधनी है, आपने सब तो बताया है अभी। हाँ, तत्वबोधनी के बारे में जो मैंने बताया था आप लोगों से, तो वहाँ पर ये भी बताया होगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने कलकत्ता में 1839, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये देवेंद्र नाथ टैगोर जानते हैं कौन थे? पता है आप लोगों को कौन थे ये? रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? भाई। भाई नहीं, भाई। पिता थे, पिता। क्या थे सर? और यहाँ पर आत्मीय सभा, आत्मीय सभा के, अगर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यह किसका नाम आता है इसमें? बताइए जरा, कौन बताएगा? सर इसमें वो राजा राम मोहन राय में आता ना, 1815 में ही आत्मीय सभा हाँ, हुई थी। 1815, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है आत्मीय सभा से। अच्छा, आप बताइए जरा, सत्य शोधक समाज, मैं जितने बता रहा हूँ ना, ये प्रश्न बनते हैं, ये मत सोचिए कि आप लोग, हाँ, ज्योतिबा ब्रह्म समाज, फुले। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तत्वबोधनी, आत्मीय सभा, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने। अब इसका ईयर कौन सा है? ज्योतिबा फुले ने कब किया था, बताइए ये ईयर्स। 45 है ना, 1873, 1873, ठीक है, याद रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन याद रखिए, इस बार तो अलीगढ़ याद रखिएगा आप लोग, पिछली बार तो ये आया था ना आपका, इस बार इसको भी याद रखिए, अलीगढ़ आंदोलन को। तो अलीगढ़ आंदोलन
वही अहमद खान है ना सर? हाँ वही चीज़ें हैं जो अलीगढ़ आंदोलन की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जब उसकी इस्टेब्लिश हुई थी, उसी समय ये भी आया था, अलीगढ़ आंदोलन भी। तो 1800 75। हाँ 75 में 75 1875 में अलीगढ़ में, और ये इसके जो संस्थापक है सर सैयद अहमद खान, ठीक है, याद रखिएगा। ये सारी की चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखा, यहाँ से इसको देख कर जाइएगा सारी। और मैं बता रहा हूँ फिर कि यहाँ से भी आप लोगों से एक प्रश्न आने वाला है 2 नंबर के, यानी मैंने आपको कंफर्म बता दिए हैं 3 प्रश्न। एक प्रश्न तो बताया है आपको प्रारूप से, जहाँ से वो आने वाले हैं। दूसरा मैंने प्रश्न ये बताया है आप लोगों से कि यहाँ पे समाज से लेकर, है ना, समाज को लेकर मैंने बताया है। और एक प्रश्न क्या बताया था, अभी मैंने कल भी कुछ उसके बारे में जिक्र किया था, प्रश्न याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ मैंने बताया था, किसी को याद है वो 3 चीज़ें मैंने बताई थी, शायद नहीं याद आ रहा, मुझे भी याद नहीं आ रहा है वो कौन सा प्रश्न था। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को मैंने कंफर्म करके लिखवाया भी था कि उसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है, 2008-7 में पूछा गया था वो प्रश्न। चलिए अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं अब। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अभी आप ये जितने मैंने समाज सुधारक की चीज़ें बताई हैं, द सर्जेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको भी याद रख के चलिएगा। और अहमदिया आंदोलन को भी याद रखिएगा, परमहंस के जो समाज था उसके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न लेते हैं। लिंग संकेतक करता है, बताइए किसको संकेत कर रहा है लिंग, बताइए लिंग किसको संकेत कर रहा है, बताइए भाई। सर जैविक रचना को कर रहा है। जैविक रचना को कर रहा है, ओके ठीक है भाई। और एक है सामाजिक संरचना भी, ठीक है, कमेंट किसी का भी नहीं आया है। और मनोवैज्ञानिक रचना है, और एक आर्थिक रचना है। ये प्रश्न मैं बताऊँ, जो है सीटेट ने खुद माना है इसको, और इस पे हुआ था केस। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, मैं बता देता हूँ फैक्ट, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। ये सीटेट में प्रश्न पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने लगा के आ गए थे सामाजिक संरचना को लेकर, और सामाजिक संरचना जब लगाए थे उस समय, तो उस प्रश्न में हो गया था केस, ठीक है। तो क्यों केस हुआ था, क्योंकि पहले आंसर की आती है, ठीक है। तो आंसर की में उसने दे दिया था जैविक रचना को लेकर, तो वहाँ पे प्रूफ भी उसने किया था, उसने एनसीईआरटी की किताबों से प्रूफ भी कर दिया था कि लिंग संकेतक जो माना जाता है वो जैविक संरचना को माना जाता है, ठीक है। और आप भली भांति तरीके से जानते भी हैं अच्छे तरीके से, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, तो 46 होती है ना भाई। तो पेयर में पाए जाते हैं ये 23 जो है 23 पाए जाते हैं। और 23 डबल एक्स जो होता है वो किस में पाया जाता है, बताइए जरा, डबल एक्स किस में पाया जाता है, पुरुष या महिला? फीमेल में सर। फीमेल में, वेरी गुड, ये याद रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है क्रोमोसोम्स गुणसूत्र को लेकर के, ठीक है भाई, कौन सा मेल का कौन सा फीमेल का है। और एक्स वाई जो होगा आपका कौन किसका हो जाएगा, मेल का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जैविक संरचना वाले, जो जैविक रचना, कभी कभी संरचना भी लिखना मिल जाएगा आपको, तो कंफ्यूज मत होना, बात दोनों एक है, संरचना और रचना को लेकर, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अच्छा देखिए, ये मैंने प्रश्न आप लोगों को भी करवाया है हाल ही में, जल्दी में ही करवाया है आप लोगों से। और ये प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कम से कम कितने दिनों के लिए संवैधानिक या संवैधिक न्यूनतम मजदूरी द्वारा या न्यूनतम मजदूरी पर गारंटी युक्त रोजगार प्रदान करने की चेष्टा करता है। 100 दिन का है, एक 365 दिन का, और 100 दिन का सर। अच्छा भाई, यहाँ पर हनी प्रवीण ने 100 दिन दे दिया था भाई, बाकी काफ़ी बच्चों ने सीसी को लगाया भाई, ठीक है, गरिमा का है, अंजलि का भी है, ठीक है, बालकृष्ण जी आपका भी आया है, सही जवाब दे रहे हैं। और मैंने इसके बारे में बताया भी है अच्छे से आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो कार्यक्रम है, यह एक प्रकार से बाद में इसका मॉडिफिकेशन हुआ, और इसको जाना जाता भी है इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से। अच्छा, ये अधिनियम जो है 7 सितंबर 2005, यानी आपका 7 सितंबर 2005 को याद रखना है ये चीज़ें, इसे ध्यान रखिएगा। और ये 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। अच्छा, अगर आपसे बात करें प्रतिदिन का जो उसका मजदूरी देता है, वेतन देता है, कितना देगा बताइए जरा, प्रतिदिन का वेतन कितना देगा? 100 दिन तो पता हो गया, वेतन एक दिन का कितना? पहले 172 था सर, अभी 195 कर दिए। 195 कर दिए हैं? नहीं, जो अब का जो डेटा है आप इसे याद रखें, वो डेटा ये है, प्रतिदिन 220 रुपये, प्रतिदिन 220 रुपये की संवैधिक न्यूनतम मजदूरी की यहाँ पर बात की जाती है, न्यूनतम मजदूरी को लेकर
शुरुआत बेसिकली ये नरेगा नाम से हुआ था, नरेगा के नाम से आप जानते होंगे, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप से उसको कहा जाता था। अच्छा, नरेगा से मनरेगा कैसे हुआ भाई, कोई बता सकता कब हुआ है ये, कोई बता सकता है ईयर वगैरह? लिखा करे कॉपी पर कि ऐसे लिख दिया कर नरेगा तो मनरेगा, है ना, तो आप आसानी से समझ आएंगे। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप ऑप्शन में या ब्रैकेट में 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 आप यहाँ पर कर सकते हैं ऐसे, ठीक है भाई। तो ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, बार बार मैं आप लोगों को बताता भी हूँ। क्यों गरिमा जी? ठीक है, 2005 बता रही हैं, गरिमा का जवाब आ रहा है। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, बताइए जरा। मानव यूएनडीपी, ओके। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। यूएनडीपी का पहले कोई पूरा नाम बताए मुझे, कौन बताएगा? यूएनडीपी का पूरा नाम, यूएनडीपी का पूरा नाम बताए भाई, कमेंट करो। बालकृष्ण पवन सिंह कमेंट करो भाई, जरा बताइए यूएनडीपी का पूरा नाम क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है, संक्षिप्त नाम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। और भी कोई कमेंट किसी का भी नहीं है? अच्छा चलो ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यूएनडीपी जो है 1965 में, कब? 1965 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये, आप इसे ध्यान रखेंगे। और इसके जो भी अध्यक्ष तो वर्तमान में पूछा नहीं जाएगा, बट आप ध्यान रखिएगा अगर कभी अध्यक्ष वगैरह पूछ ले नाम वगैरह से, तो आप लगाएंगे किसका नाम? अचीम स्टेनर का नाम लगाएंगे। किसका नाम लगाएंगे? अचीम स्टेनर का नाम लगा देंगे, ये आपका हो जाएगा, वर्तमान के अध्यक्ष हो जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली तीन जो है व्यक्ति के 3 चीज़ों पर क्या करता है, 3 भागों पर मापन करता है, व्यक्ति के 3 क्रियाविधियों पर क्या करता है, मापन करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, मूल्यांकन करता है। जैसे कि मैं बताऊं जीवन स्तर का मापन होता है एक, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो दूसरा होता है स्वास्थ्य होता है, और तीसरा जो होता है आपका शिक्षा होती है। तो 3 चीज़ें होती हैं जहाँ पर जीवन के स्तर को मापने को लेकर हम बात करते हैं, और वो जीवन का स्तर में आपका पहला जीवन प्रत्याशा के रूप में देखने को मिल जाता है, और शिक्षा भी मिल जाती है आपको, और स्वास्थ्य भी मिल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो जीवन प्रत्याशा है, इसका जो डेटा मिला है जीवन प्रत्याशा का, अगर कभी इस तरीके से जो कूट देकर प्रश्न बनाते हैं एलिगेशन और कारण को लेकर, तो अगर आपसे पूछे कि कितने % जीवन प्रत्याशा है, तो 69.7%, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत का जो है अगर मैं बात करूं स्थान को लेकर, कौन सा स्थान है 2020-2021 में, ठीक है, तो इसका जो स्थान है 131वां स्थान है यूएनडीपी में, ठीक है, याद रखिएगा इतना, 131वां यानी 131, ठीक है, 31st भी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। विश्व बैंक के बारे में आपने सुना होगा, विश्व बैंक 1944 में 1944 में, अच्छा लिखे भी हैं आप लोग को, मैंने कई बार जब प्रश्न को बोलता हूँ बार बार मैं आप लोगों से कहता हूँ कि नोट्स बनाते रहिए और लिखा करें आप लोग उसको, ठीक है भाई, ये आप लोगों को काम आने वाला है, बहुत जगह पे काम आने वाला है, इंटरव्यू में भी काम आएगा, हर जगह काम आने वाला है आप सबको, है ना। तो जब मैं दोबारा कभी इस प्रश्न को करवाऊँ तो उसको कॉपी को आप दोबारा से उसको ओपन कर लिया करो, ठीक है, खोल लिया करो, और उसमें देखा करो कि क्या चीज़ें और मुझे पूछनी चाहिए, तो उससे और आपको एक्स्ट्रा जानकारी होगी, और आपको अंदर क्या होगा, वो रिकॉल होगा आपको, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो विश्व बैंक आप 1944, और ये यूएसए में, और इसका जो अगर मैं बात करूं हेड ऑफिस के बारे में, तो इसका हेड ऑफिस जो है वो आपका कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है विश्व बैंक का, ये आप ध्यान रखिएगा। और इससे संबंध में अगर बात करूँ, ये है क्या चीज़ विश्व बैंक, समझ लीजिए। यहाँ पर कोई पूछ ले आपसे कि क्या है भाई वर्ल्ड बैंक, तो आप क्या बताओगे? ये पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देता है। किस रूप में देता है? आर्थिक सहायता में। तो विश्व बैंक जब कभी आए तो आर्थिक सहायता की बात करना आप सभी लोग, ठीक है भाई। आपने अभी मैंने एक क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया भी था सिविक्स के बारे में और बताया भी था, और ये 1993 में, ठीक है, नागरिक समाज संगठन से वो रिलेट करता था, और प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता सिविक्स क्या है भाई, और ऑप्शन में दिया गया था वहाँ पर क्वेश्चन। अभी मैंने हाल ही में करवाया, आई थिंक शायद ये 2020 का या तो 2019 का क्वेश्चन रहा है,
ठीक है, और मैंने आप लोगों को करवाया है। तो वह एक प्रकार से जो सिविक्स है ये नागरिक समाज संगठन है। 1993 में अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ये चीज़ें जो है आई थी वहाँ पर, और उस समय ये चर्चा की गई थी। नागरिकता के सैद्धांतिक, राजनीतिक और व्यवहारिक पक्षों का अध्ययन किया गया था सिविक्स में। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, खासकर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिविक्स, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसका आप ध्यान रखिएगा। और आगे हम बात करते हैं एक यूनिसेफ। अच्छा देखिए, यूनिसेफ और यूनेस्को को भी आप साथ में याद रखिए, इससे संबंध में कुछ जानकारी। तो यूनिसेफ के बारे में कोई बता सकता है मुझे, इसकी स्थापना कब हुई भाई, कोई बता सकता है मुझे? सारे देखो एक प्रश्न के आधार पे मैंने जब मैं आप लोगों को ना ऑप्शनों पर एक्सप्लेन करता हूँ तो ये ऑप्शन प्रश्न बनाते हैं आने वाले टाइम में, है ना, प्रश्न बनाते हैं ये अपने आप में, ठीक है। तो इन ऑप्शनों को आप ध्यान से सुना करें। तो 11 दिसंबर 1946, 1946 यूनिसेफ, और यूनेस्को जो है आपका 1945, यूनेस्को 1945। तो ये आपका 16 नवंबर को है 1945, और ये आपका 11 दिसंबर का है 1946। और जो यूनिसेफ होता है आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है। आप जैसे ही फंड की बात हो जाएगी तुरंत आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो यूनिसेफ का है और ये न्यूयॉर्क का है, ठीक है। और जब यूनेस्को की बात होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है ये। तो तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, कल्चर से संबंधित है। तुरंत आपके दिमाग में ये बातें आ जानी चाहिए, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा मानव विकास रिपोर्ट के बारे में कोई डाउट वगैरह तो नहीं हो रहा है ना भाई, क्लियर हो रहा है ना सारी चीज़ें, कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है जो जारी किया गया था भारत में ही किया गया था। अच्छा सॉरी, यूएनडीपी कहाँ पर किया गया था भाई, संयुक्त राष्ट्र कहाँ पर किया गया था यूएनडीपी? भारत 189 देशों में से, ठीक है, 131 देश है, ठीक है, इसे ध्यान रखिए। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि ये तैयार जो है किसने किया है, इस तैयार किसने किया है यूएनडीपी को, कौन बताएगा? यूएनडीपी को तैयार किसने किया? नहीं पता, तैयार किसने किया है? जवाब नहीं आ रहा, ना ही कमेंट आ रहा भी, क्या बात है? बोलिए। महबूब उल हक, यूएसए के द्वारा, हाँ इसकी, हाँ आप कह सकते हैं यूएसए में ही ये चीज़ आ रही थी यूएनडीपी, ठीक है प्रवीण जी। यहाँ मैं प्रश्न पूछ रहा था कि ये तैयार किया था महबूब उल हक ने, अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के, याद रखिएगा ये, ठीक है। पहला सूचकांक कब जारी किया गया था, ये मानव विकास रिपोर्ट का पहला सूचकांक कब जारी किया गया था? पहला सूचकांक क्वेश्चन बनाया गया था एक बार, पहला सूचकांक ये आया कब है? 1990, 1990 में, हाँ 1990, ठीक है। इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, वरना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक तरफ है अभिकथन, दूसरी तरफ है कारण। अभिकथन कह रहा है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को साक्षात्कार प्रक्रिया के दौरान सेवार्थी के साथ आंखों का संपर्क बनाना चाहिए। क्या ये बात सही है? जब सामाजिक कार्यकर्ता इंटरव्यू ले तो उस दौरान, इंटरव्यू के दौरान जो क्लाइंट है उसके साथ आई कांटेक्ट जो है, कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाए रखना चाहिए, बताइए। सही है सर, बनाए रखना चाहिए। बनाए रखनी चाहिए, तो ये बात सत्य हो जाएगी। दृष्टि संपर्क प्रभावपूर्ण गैरवाचिक संप्रेषण का एक फलीभूत होता है। क्या ये बात आपका सही है कि दृष्टि संपर्क जो है प्रभावपूर्ण गैरवाचिक संप्रेषण माना जाता है? ये बात सही है, मानते हैं आप लोग? व्याख्या भी है सर। जी सर। हाँ सही बात है यहाँ पर आपका। अच्छा, एक सामान्य व्यक्ति कितनी दूरी तक देख सकता है? एक सामान्य व्यक्ति की दूरी की जो देखने की वो होता है, क्षमता होती है, दृष्टि क्षमता जिसको बोलते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की कितनी होती है? कोई बता सकता है? सामान्य व्यक्ति की पढ़ने की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितनी दूरी बुक होनी चाहिए, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, एक सामान्य दूरी बताइए। 25 सेंटीमीटर? नहीं पता बोल दिया करो, नहीं पता है, 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना, याद रखिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, करेक्ट जवाब, ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। आपका सही जवाब हो जाएगा
करेक्ट ए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब, है ना। और यहाँ पर देखिए, अब आपने नाम सुना होगा नबार्ड का नाम, सुना है नबार्ड का नाम? नबार्ड आप जानते होंगे, अल्बर्ट एलिस का नाम सुना है? अल्बर्ट एलिस, बस इजी है ये तो, अल्बर्ट एलिस। चलो कोई बात नहीं, दीपा जी को नहीं पता था, अब तो पता हो गया होगा दीपा जी आपको, ठीक है। चलो तो बताइए जरा मुझे, क्या होना चाहिए इसका जवाब? नबार्ड। आवाज़ मेरी क्लियर नहीं जा रही क्या भाई? सर पीडीएफ भी नहीं दिख रहा मेरे को, तो अभी दिख रहा है। एक मिनट, नहीं आवाज़ वगैरह तो सब क्लियर होनी चाहिए भाई। यस सर। अब ठीक है सर सब कुछ। हाँ चलो बहुत बढ़िया है। नबार्ड का नाम सुना होगा आपने, बताइए जरा नबार्ड क्या है, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये एक प्रकार का ना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विश्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विश्व बैंक, ठीक है भाई। आवाज़ तो क्लियर होगी आप सबको भी। और इसका जो मुख्यालय है, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र यानी भारत में, है ना। और आप जानते हैं भलीभांति तरीके से कि जो नबार्ड है 12 जुलाई 1982 में, 1982 में, ये 205 क्या लिखा है आपने अंजलि जी? नबार्ड 205 मुझे याद नहीं आ रहा है। सर ये गलती से लिखी है। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, नहीं सर ये गलती से ठीक है ठीक है। तो ये एक प्रकार से अगर आप ध्यान रखिएगा, शिवरमन समिति थी, शिवरमन। देखो अब नबार्ड से आप एक बात याद रखिएगा, अगर कभी कभी क्वेश्चन बने तो शिवरमन करके क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आप लोगों से, कि शिवरमन समिति की सिफारिश पे कौन सा अभिकरण आया था, अभिकरण आया था, तो आप कहेंगे नबार्ड को लेकर, ठीक है, नबार्ड को बताएंगे। और ये राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विश्व बैंक से रिलेटेड था। और ये बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक अधिनियम के रूप में भी आया था। ये जो अधिनियम आया था, अधिनियम के रूप में अगर नबार्ड को लेकर पूछा जाएगा, या आपसे ये इस तरीके से प्रश्न पूछ जाए कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम कब आया है, तो आप कह देना कि 1981 आया था, 1981 को लागू हुआ था। और ये संसद के एक अधिनियम के द्वारा ही, अच्छा जितने अधिनियम और जितने बनते हैं वो संसद के द्वारा ही पारित होते हैं बेसिकली 99%, ठीक, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसी समय इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो पूर्ण रूप से लागू हुआ ये जो है 1982 में ही, ठीक है। वो जो चर्चा में आया वो 1981 से आया, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज़। और ये बात होता था ग्रामीण की विकास को लेकर और उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने को लेकर, उसकी जीवन स्तर को सुधारने को लेकर बात होती थी। वहाँ पर ऋण भी उपलब्ध कराया था, तो ये नबार्ड होता है। अब बताइए जरा ऑप्शन क्या सही होना चाहिए यहाँ पर? सबका भाई आ रहा है यहाँ पे 6 का ए, बालकृष्ण जी कह रहे हैं नबार्ड। अच्छा भाई यहाँ पर अरे ए सही होगा, हाँ ठीक है भाई, सभी लोग का जवाब आ रहा है ए सही, वेरी गुड। अच्छा यहाँ प्रश्न ही पूछ लिया है ऐसे, देखो अब मैंने यही कह रहा था कि अगर क्वेश्चन मान लो ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है और ऑप्शन में आपका नबार्ड भी दे सकता है, यहाँ उल्टा कर दिया है ना, देखिए ठीक उसका विपरीत। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, अधिनियम के रूप में लागू हुआ 1981 में, और पूर्ण रूप से जो सब जगह पे लागू हो गया, चालू मतलब स्टार्ट हो गया, सारी चीज़ें जाना गया, वह 1982 में जाना गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दो बातें यहाँ से, ठीक है भाई। आगे बात कर लेते हैं, और ये है आपका संयुक्त राष्ट्र का एक 189 सदस्य राष्ट्रों ने किस वर्ष में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को अपनाया था? सहस्त्राब्दी का मतलब होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो बताइए जरा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब आया था भाई, इसके बारे में बताइए जरा, करिए फटाफट कमेंट, ये कब का आएगा? बालकृष्ण जी कह रहे हैं भाई ये होना चाहिए यानी 2000, ठीक है भाई। हनी का भी 2000 आ रहा है, ठीक है। और भाई ठीक है, ठीक है, भावना का भी 2000 है, अंजलि का भी, सबका आप सब लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, ठीक है भाई। तो ये जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है ये 2000 से लेकर 2015 के बीच में आया था। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे इसमें कुल टोटल 189 सदस्य थे, जो कि क्वेश्चन में लिखा है। पहली बात, ये ऑप्शन में भी आ सकता है कितने सदस्य थे। देन अगर मैं बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था कितनी थी, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था टोटल थी 22, जिसको बोलते हैं 22 अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी। और कितने लक्ष्य रखे गए थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो कुल टोटल जो लक्ष्य रखे गए थे वो 8 लक्ष्य थे। एसोसिएटेड टारगेट कितने रखे गए, मतलब जिसको विशिष्ट लक्ष्य बोलते हो आप, एसोसिएटेड जिसको संघ के लक्ष्य के रूप में जानते हो आप लोग, वो रखे गए थे 18। तो इतने चीज़ भी आप लोगों को मिल सकता है, ये क्वेश्चन में पहले आता था, क्योंकि अब इसका जगह ले लिया है 2015 से लेकर 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य,
है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें 17 गोल हैं। 169 आपका विशिष्ट लक्ष्य के रूप में जाना जाता है। सदस्य देश 193 इसके सदस्य देश है। ठीक है, थीम, इस अच्छे थीम से ही प्रश्न एक बार पूछ लिया था, और वो थीम से ये प्रश्न पूछा था, लिखा ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मिंग है आवर वर्ल्ड, ये किससे संबंधित है, ऐसे ही प्रश्न पूछ लेता है। तो ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड जो है वो सतत विकास लक्ष्य से संबंधित है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न आया हुआ है जितनी चीज़ों पर मैंने जिक्र किया है आप लोगों से, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 का बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है? अच्छा प्रश्न है, जरा मुझे बताइए कि साधन कौन सा नहीं है। पहले तो आप ये जान लीजिए सामाजिक नियंत्रण होता क्या है। देखिए, सामाजिक नियंत्रण ना, अगर मैं एक साधारण शब्दों में आपसे बोलूँ तो यह एक प्रकार की जो है व्यवस्था प्रणाली मानी जाती है, यानी मौलिक या सर्वव्यापक संस्था है ये परिवार की, और प्रत्येक समाज को जीवित रहना या जीवित से संबंधित या जीवित रखना या रहना जो इसी पर आधारित होता है, वह एक प्रकार के सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया मानी जाती है। तो प्रत्येक समाज में जो सर्वव्यापक तरीके से और मौलिक तरीके से जो इन्वॉल्व है परिवार एक संस्था के रूप में, वो सामाजिक नियंत्रण का पाठ करती है, या आप प्रक्रिया के रूप में इसको देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पूछा है साधन को लेकर, तो किसी का जवाब आ रहा है डी। तो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग सभी का डी ही आ रहा है, 4 ही आ रहा है शारीरिक शिक्षा को लेकर। तो पहले तो आप ध्यान सुनिए, इसके साधन कौन कौन से साधन हैं। एक धर्म हो जाएगा साधन आपका, दूसरा आपका शैक्षिक संस्थान हो जाएगा साधन, तीसरा आपका राज्य हो जाएगा साधन, चौथा आपका हो जाएगा परिवार आपका साधन, ठीक है, पुलिस, पुरस्कार, दंड, लोकाचार, कानूनी, नैतिकता, जनमत और जनरीति। ठीक है भाई, जनरीति, सुझाव, दंड, प्रशंसा, शिक्षा इत्यादि चीज़ों के बारे में जो जिक्र होती है वो कहाँ पर हो रही है, आप एक सामाजिक नियंत्रण के साधन में देख रहे हैं। तो जरा आप मुझे बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए, कि राजतंत्र होना चाहिए कि आपराधिक न्याय होना चाहिए। यहाँ डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। शारीरिक शिक्षा जो है इसमें सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से शारीरिक शिक्षा, अच्छा आप क्या रिलेट कर रहे हैं शारीरिक शिक्षा से, बताइए। शारीरिक शिक्षा से क्या सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं है। शारीरिक शिक्षा, देखो एजुकेशन की बात करें, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से हम उनको अवेयरनेस तो कर ही सकते हैं, जागरूक तो कर ही सकते हैं भाई, क्यों नहीं कर सकते गरिमा। शारीरिक भाई शारीरिक शिक्षा क्या होता है कि उसमें बहुत सारी क्रियाविधि होती है, तो उसका पार्ट माना जाता है भाई। खेल तो माना ही जाएगा आपका शारीरिक शिक्षा का, खेल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जागरूकता की भी बात, प्लस बीमारी के बारे में भी बात की जाती है कि नहीं की जाती। शारीरिक शिक्षा की किताब अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो स्पोर्ट वाली, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचिए। सर फिर राजतंत्र होगा। राजतंत्र ही सही जवाब है यहाँ पर, राजतंत्र ही आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सामाजिक नियंत्रण का साधन नहीं माना जाएगा। और न्याय जैसी चीज़ें, जैसे आपको मैंने अभी बताया ना कि न्याय, जैसे अगर आपने कोई उल्लंघन वगैरह कर रहा है तो उसका तो न्याय तो होना ही चाहिए, आपराधिक न्याय होगा। तो आपराधिक न्याय होगा यहाँ पर। दीपा मैडम, आप हनी जी भी आप भी कह रही हो, तो आपराधिक न्याय अगर होगा तो नियंत्रण कैसे करोगे, न्याय नहीं करोगे तो नियंत्रित होगा वो चीज़ें, है ना। जनतंत्र बिल्कुल यहाँ पर रिलेट नहीं करेगा भाई, ये सामाजिक नियंत्रण का पार्ट नहीं माना जाएगा। अगर इग्नू की बुक है आपके पास MSW003 करके, तो उसमें देखिएगा मिल जाएगा आपको। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। समाज कार्य प्रशिक्षण में क्षेत्रीय कार्य, यानी क्षेत्र कार्य का मतलब होता है फील्ड वर्क, और फील्ड वर्क का लक्ष्य क्या होना चाहिए जरा बताइए। फील्ड वर्क, क्षेत्र कार्य जनरल एक पाठ्य पुस्तक है, आप जानते हैं, और ये पाठ्य पुस्तक की तरह पढ़ने के लिए बात नहीं की जाती है, ये बात की जाती है प्रैक्टिकली काम करने के लिए, इस पे काम पर आधारित होता है। ठीक है, तो बल्कि इसका जो क्षेत्र है ये मार्गदर्शन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक कह रहे हैं आप गरिमा, ठीक है भाई, ये सभी का आ रहा है। ठीक है, बालकृष्ण भी ये कह रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो फील्ड वर्क है, ये फील्ड वर्क जनरल, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और पढ़ा क्या आप लोगों ने इसके बारे में किया है, फील्ड वर्क है ना, प्रैक्टिकल। तो ये बेसिकली अभ्यास पर ही आधारित होता है ना, पढ़ने से संबंधित है ही नहीं। पहली बात तो ये मार्गदर्शन से संबंधित है। ये सीखने की जो कार्य योजना होती है उसमें ज्ञान अर्जन करता है। ज्ञान अर्जन का मतलब क्या होता है, बढ़ावा देना, यानी ज्ञान को वृद्धि करना, ज्ञान अर्जित करना, एक्वायर करना, नॉलेज को एक्वायर कर लेना, है ना, ये चीज़ें आ जाती है।
तो सीखने का कार्य जो घटित होते हैं उसमें हम क्या करते हैं भाई, कैसे घटित हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, जो सीखा जा रहा है उसका अभ्यास करना। ठीक है, ये एक्टिविटी हो जाती है आपका क्षेत्रकारी जनरल में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए एक बार। इसमें पूछा है कि एक सूची फर्स्ट है, दूसरी तरफ सूची सेकंड दिया हुआ है, और मनोविश्लेषणात्मक के बारे में अगर मैं जिक्र करूँ तो 1966 में सिगमंड फ्राइड के द्वारा कही गई थी। तो इसके संबंध में 2-3 प्रश्न बनते हैं, इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। एक तो ओडिपस ग्रंथि से बनता है जो लड़कों में पाया जाता है, और एक प्रश्न बनता है इलेक्ट्रा की ग्रंथि से जो लड़कियों में पाया जाता है। और इसकी कभी कभी सिगमंड फ्राइड से एक और प्रश्न बनता है कि अवस्थाओं को लेकर, आप अवस्था को क्रम में लगाइए। तो इसकी 5 अवस्थाएं हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि जो पाई जाती है वो लैंगिक अवस्था में पाई जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई। तो मुखावस्था है, गुदावस्था है, लैंगिक अवस्था है, सुसुप्तावस्था है, जननी अवस्था है। जो मुखावस्था है उसकी आयु जन्म से लेकर आपका 1 वर्ष चलेगी। जो गुदावस्था है उसका जो आयु या वर्ष चलेगा 2 से 3 वर्ष चलेगा। लैंगिक अवस्था की जो वर्ष मानी जाती है वो 4 से लेकर 5 वर्ष मानी जाएगी। सुषुप्ता अवस्था जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसी को अव्यक्ता अवस्था भी कहा जाता है, 2 नामों से इसको जाना जाता है सुषुप्ता को। ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक चलती है। और लास्ट एक है आपकी जननी या जनेंद्रिया से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये आपकी होती है 12 प्लस होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। कहीं कहीं बुकों में 12 से लेकर 18 मिलता है और कहीं कहीं 12 प्लस मिल जाता है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है, बताइए तो ज़रा। ये आपका इससे मैच कर जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्लाइंट से, अगर मैं ये देखो मुवक्किल लिखा हुआ है, यानी क्लाइंट केंद्रित, यानी ये है आपका व्यक्ति या सेवार्थी केंद्रित है ये। और सेवार्थी केंद्रित के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कार्ल रोजर्स का नाम आ रहा होगा कहीं पर, और आप देख भी रहे हैं कार्ल रोजर्स का, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। और इसी को अगर आप लोगों से मान लीजिए क्वेश्चन में इस तरीके से मैं लिख दूँ, रोगेरियन, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान सुनिएगा जरा, रोगेरियन, ठीक है, रोगेरियन करके लिख दूँ तो यह एक प्रकार का रोगेरियन थेरेपी भी है। ठीक है भाई, रोगेरियन थेरेपी भी इसी को कहा जाता है। तो बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि हाँ किसको ये जो है क्लाइंट सेंट्रल चिकित्सा को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी अगर एग्ज़ाम में आपको ये मिल जाए, रोगेरियन करके थेरेपी मिल जाए, तो आप कुछ मत सोचना और आप सीधा सीधा कार्ल रोजर्स के बारे में सोचना, क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी के बारे में सोचना, वो आपका सही हो जाएगा जवाब। फिर ये 1940 और 50 के दशक में आया था। यहाँ से एक बात और याद रखना, जब आपने क्लाइंट के बारे में याद रख लिया तो एक क्वेश्चन और बनता है टास्क सेंट्रल करके। कौन बताएगा टास्क सेंट्रल थेरेपी के बारे में? अभी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था एमपीपीएससी के क्लास में। टास्क विलियम रीड है ना? हाँ, विलियम लीड और लोरा का नाम आता है, याद रखिएगा। एक चीज़ मैंने आप लोगों को एक बार बता देता हूँ भाई, कि जैसे देखो एक थेरेपी के बारे में, एक सिद्धांत के बारे में एक विद्वान नहीं है, कई विद्वान हैं, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फैक्ट के आधार पे कि कौन किसके बारे में कहा है। तो जैसे अगर कभी टास्क सेंट्रल थेरेपी मिल जाए और नाम मिल जाए लोरा का और मैं पढ़ा रहा हूँ विलियम रीड का, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर दोनों का नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसी चीज़ों पर कि एक सिद्धांत को अगर कई लोग दे रहे हैं, जैसे सामाजिक सिद्धांत में जो है अरस्तु का भी नाम आ जाता है, ठीक है भाई, प्लेटो वगैरह का भी नाम आ जाता है, ठीक है, अगस्ट काम्टे का भी नाम आ जाता है। तो आप किसको डिसाइड करें भाई, कौन दिया है इस सिद्धांत को? तो एक सिद्धांत को कई लोग देते हैं, और या तो आप क्वेश्चन के आधार, जो ऑप्शन है उसके आधार पर टिक मारेंगे, या तो फिर आप उन सब के बारे में बताएं। ठीक है, 5 से 7 लोग हैं, तो ये क्वेश्चन के आधार पे ही इसको क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है ऐसे प्रश्नों को सोशल वर्क में। तो सोशल वर्क ब्रॉड टॉपिक है, यही कारण है कि इसको प्रोफेशनल सोशल वर्क कहा गया है। ठीक है, प्रोफेशनल सोशल वर्क कहा गया है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं और एक और क्वेश्चन से, जिसे तर्क संगत चिकित्सा की बात करें, तो तर्क संगत चिकित्सा किसको बोलते हैं बताइए? बोलिए। अल्बर्ट को। आपको अगर कभी भी तर्क संगत की बजाय अगर आपको मिल जाए REBT, अब बताइए
अब क्या लगाओगे? REBT का मतलब होता है रेशनल ये क्या बोलते हैं इसको, इमोशनल बिहेवियर थेरेपी। ठीक है भाई, रेशनल इमोशनल बिहेवियर थेरेपी इसी को बोला जाता है। ये नाम है इसका, इसका दो नाम आ गया अब। तो इसी को बोला जाता है तर्क संगत भी बोला जाता है, और आप ये भी याद रखेंगे, रेशनल का भी नाम याद रखेंगे। ठीक है, और ये नाम दिया है अल्बर्ट एलिस। हाँ, अल्बर्ट एलिस ने। और इसका जो स्थापना किया था, या इसके इस थेरेपी के बारे में जब बताया था इसने, वह वर्ष था 1950। वह वर्ष था 1950। ठीक है, तो वर्ष को भी थोड़ा सा याद रखिए, है ना। अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है थेरेपी में, बट मैं आपको ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, वर्ष। ठीक है, थेरेपी वगैरह वर्ष से नहीं पूछा जाता, केवल नाम से पूछा जाता है। ठीक है, आदान प्रदान संबंधी विश्लेषण, या मैं आपसे कहूँ लेन देन संबंधी विश्लेषण। बताइए जरा किसने दिया है लेन देन, लेन देन विश्लेषण? एरिक बर्न ने हाँ, एरिक बर्न ने दिया है 1950 में, भी इसी का नाम आता है। 1950 में लेन देन विश्लेषण, इसी को बोला जाता है ट्रांसएक्शनल। इसी को बोला जाता है ट्रांसएक्शनल। कभी कभी लिख देता है हिंग्लिश। हिंग्लिश समझते हो? हिंदी प्लस इंग्लिश में, हिंदी में लिखेगा वो इंग्लिश का ही वर्ड होगा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में लिख देता है ट्रांसएक्शनल एनालिसिस, ऐसे ही लिख देगा बस, और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, एरिक बर्न का नाम आता है ये। ठीक है, इसका आप खास कर ध्यान रखिएगा। ये चारों के चारों इम्पोर्टेंट है, जो इनमें से एक ना एक ज़रूर ऑप्शन में आपको सम्मिलित को लेकर मिलेगा ज़रूर। ठीक है भाई, तो ये चारों के चारों नाम ध्यान रखिएगा। प्लस में टास्क का भी नाम याद रखिएगा, टास्क सेंट्रल्ड का भी नाम याद रखिएगा। ठीक है भाई। अच्छा, कौन सा ऑप्शन सही हुआ जरा बताइए मुझे। ऑप्शन तो मैंने बताया नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक का एक में कौन सा भाई? बी करेक्ट है। हाँ, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। चलिए आगे बात कर लेते हैं, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर ध्यान से सुनिए, ये प्रश्न आ गया 11 नंबर का कि अरस्तु के अनुसार जो है मुश्किल परिस्थितियों में व्यवहारिक बुद्धिमत्ता अर्थात सही निर्णय लेने की योग्यता, मतलब जो सेवार्थी है, ठीक है भाई, उस सेवार्थी के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक कार्यकर्ता को एक मुश्किल परिस्थितियां में देख रहा है सामाजिक कार्यकर्ता, और ऐसी कंडीशन में पड़ भी गया है स्थिति में, तो व्यवहारिक बुद्धिमत्ता के अर्थात सही निर्णय लेने की योग्यता के आधार पर किन प्रतिक्रियाओं के बारे में जिक्र करेगा, किसके बारे में वो सोचेगा या विचार करेगा? जरा बताइए मुझे, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बोलिए। आपको एक शब्द मिल रहा है जिसको आप बोलते हो काइनेसिस। हाँ भाई, अंजलि जी कह रही हैं डी होगा भाई, 4 कैसे होगा? चलो इसे देख लेते हैं अभी। गति क्रम का मतलब होता है काइनेसिस, यानी उद्दीपक की प्रतिक्रिया के स्वरूप कोई किया गया कार्य हो, और उसमें या उस समय शरीर की जो भी गति हो रही है, ठीक है, उस समय जो भी शरीर की गति या अभिव्यक्ति का जो अध्ययन हो रहा है व्यक्ति में, ध्यान सुनिएगा, जहाँ पर आप शरीर की गति का अध्ययन कर रहे हैं, कार्य में आप उद्दीपन की एक प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, उद्दीपक स्टिमुलस की प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन को काइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, जब रिसर्चर प्रदर्शित करता है कम्युनिकेशन के दौरान ऐसी कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं, तो वह समझने के लिए मानसिक प्रयास की मदद से वो समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, बट इसका ध्यान रखता है शारीरिक गतिविधियों का लेकर, तो अभिव्यक्त करने का अध्ययन हो जाता है ये। लेकिन ये व्यवहारिक बुद्धिमत्ता से कोई चीज़ रिलेट नहीं करता है, मतलब जो चीज़ें अप्लाइड है उससे कोई मतलब नहीं रखता है काइनेसिस अप्लाइड चीज़ों से बहुत दूर दूर तक उसका कोई संबंध ही नहीं है। ठीक है भाई। संश्लेषण का मतलब होता है कि किसी क्रिया को जब आप कर रहे हैं और उस क्रिया को आपने अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई गोल के माध्यम से सिखा रहे हैं, तो आपने ये अलग अलग भागों में सिखा रहे हैं, अलग अलग आपने लक्ष्य बनाए हैं, गोल बनाए हैं, एक क्रमबद्धता बनाया है उसको सिखाने के लिए किसी कौशल को, और इसी कौशल को जब ये स्टेप जाना जाता है, इसी को बोला था कार्य विश्लेषण। इस स्टेप को
मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई सेवार्थी है, उस सेवार्थी को आप उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका करंट लेवल जानेंगे, और करंट लेवल का मतलब होता है वर्तमान का स्तर उसका जानेंगे कि वो कितना जानता है उसके बारे में, और उसके बाद उसकी समस्या को देखेंगे, और उसकी जो समस्या होगी वो समस्या को प्राथमिकता देकर आप वो गोल के रूप में चूज़ करेंगे, और उसके बाद उसी गोल को आप विभिन्न भागों में डिवाइड कर देंगे। ये आपका कार्य विश्लेषण हो जाएगा। अब इन्हीं का इकट्ठा कर दोगे आप तो ये आपका संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, ये याद रखना आप लोग। रोग निदान जो है आपको अच्छी तरीके से डायग्नोसिस की प्रतिक्रिया होती है, तो डायग्नोसिस प्रतिक्रिया जो है उपचार की प्रक्रिया कहलाती है। तो कभी कभी उपचार व्यवहारिक तरीके से होता है तो कभी कभी नहीं होता है, तो इसलिए हमें अभी इस पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। तो ये व्यवहारिक भी होता है और उपचारात्मक भी होता है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं रोग निदान, है ना। और यहाँ पर जो प्रोनेसिस है, वो प्रोनेसिस अगर मैं बात करूँ तो यह अधिक विशेष रूप से जाना जाता है। ये केवल काम करता है व्यवहारिक क्रियाविधि पर, केवल व्यवहारिक क्रियाविधि पर काम करता है, जिसका मतलब यही होता है कि अच्छे निर्णय और चरित्र और आदतों की उत्कृष्टता को कई बार यह व्यवहारिक गुणों के रूप में प्रदर्शित हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है प्रोग्रेसिस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? प्रोग्रेसिव बोला जाता है। ठीक है, तो या प्रोग्रेसिस भी कह सकते हैं आप उसे, एक प्रकार की प्रक्रिया का संचालन माना जाता है इसे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, इसका करंट जवाब जो आंसर होगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो व्यवहार पे आधारित है ये, व्यवहार और उपचार पे आधारित है ये ऑप्शन डी, और ये शारीरिक गतिविधि पर आधारित है। और ये तो आपको अगर मैं बताऊं एक प्रकार से यहाँ पर कार्यों का विश्लेषण की बात कर लिया था और उसका इकट्ठा करना। ठीक है भाई, इकट्ठा करना। ठीक है, इस चीज़ को बता, जैसे आपने किसी शरीर के बारे में बता रहे हैं तो ये शरीर के पूरी बॉडी, यहाँ पर जो नाम लिया आपने मैंने पूरी बॉडी, तो ये संश्लेषण हो गया। अब मैं कहा कि भाई ये हाथ है, ये आँख है, ये नाक है, ये पैर है, ये है, शरीर के विभिन्न अंगों के बारे में परिचय करवा रहा हूँ मैं आपको, तो ये आपका विश्लेषण है आपका। ठीक है भाई, ये आप ध्यान रखिएगा इसका। पोस्टर केयर का नाम सुना है आप लोगों ने? जरा मुझे कमेंट करिए, नुपुर मैडम बताइए पोस्टर केयर क्या होगा, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है पोस्टर केयर का, बताइए। दीपा मैडम, अंजलि जी बताइए, हनी, बालकृष्ण जी भी, आप सभी लोग भी भाई इसका आंसर दीजिए, जवाब दीजिए। सर याद नहीं है पोस्टर केयर अभी भी, चलो अच्छा कोई बात नहीं नुपुर जी, अभी बता देता हूँ आपको मैं, याद हो जाएगा आपको। और भी कोई लोग हैं भाई? फोस्टर केयर का जो है मीन्स है मतलब जो बालक के लिए उपयोग किया जाता है, और जो बच्चे आश्रम में रहते हैं ना सभी, जो एक लोकल आश्रम होता है सभी का सार्वजनिक, उसके लिए ये उनके लिए काम करता है। तो अस्थायी रूप से क्या अस्थायी रूप से? स्थायी रूप से। अस्थायी रूप से नहीं। आप ध्यान सुनिए, पोस्टर केयर के बारे में ध्यान सुनिए। यहाँ पर जो पोस्टर केयर है यह आपको रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से देखरेख के संबंध में। ठीक है, पालन पोषण संबंधी देखभाल प्रोत्साहन, अगर ऑप्शन में आ जाएगा आपका तो पोस्टर केयर से संबंधित होगा। ऑप्शन में केवल शब्द लिख देगा कि पालन पोषण संबंधी देखभाल या प्रोत्साहन या पोषक, और पूछेगा भाई किससे संबंधित, इसी से। दूध पिलाना किससे संबंधित है? पोस्टर केयर से। तो इसका कई नाम है, दूध पिलाना भी आप कह सकते हो, पालक भी कह सकते हो पोस्टर केयर को, बढ़ावा देना भी आप कह सकते हो पोस्टर केयर को, खिलाना भी आप कह सकते हो पोस्टर केयर को, आप पालना भी कह सकते हो पोस्टर केयर को। तो यहाँ मैं आपको एक एग्जैक्ट चीज़ बताऊँ, उन बच्चों के लिए जहाँ पर अस्थायी हिरासत, मतलब जिनके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, ठीक है, वास्तविक माता पिता नहीं है, पालन पोषण कर रहे हैं माता पिता, जो दूसरे माता पिता जो हैं उसके पालन पोषण कर रहे हैं, मतलब तो वह एक प्रकार का पोस्टर केयर के अंतर्गत आता है। तो उन बच्चों के लिए अस्थायी हिरासत कह सकते हो, या उनको सुरक्षात्मक, जिनके माता पिता नहीं रहे अब, ठीक है, उनकी देखभाल करने में यहाँ पर जो गतिविधियाँ आती वो पोस्टर केयर का आता है। और ऐसे में जब जाहिर सी बात है जब दूसरे माता पिता हो जाएंगे तो वो अस्थायी ही होंगे, अस्थायी कभी नहीं होंगे। अस्थायी तो उनके रियल वाले माता पिता होते थे, है ना, उनके तो रियल वाले माता पिता अस्थायी होंगे। ठीक है, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं आप में? जब कोई भी बच्चे की अगर केयर करेगा तो वो अस्थायी हो जाएगा, जरूरी तो ये नहीं कि अब वो परमानेंटली उसको रख लिया है। क्यों नुपुर मैडम, बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है? तो इसका करेक्ट जवाब जो हो जाएगा, गैर जैविक शारीरिक क्रिया संबंधी
अभिभावकों के साथ बच्चे की अस्थायी स्थापन की बात होती है। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट इसका ए ही सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, पोस्टर केयर याद रखिएगा, ये भी मुझे लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। और ये क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, और कह रहा है आपसे ये कि अल्पसंख्यक संवेदनशील अभ्यास के लिए यह जरूरी होता है कि सामाजिक कार्यकर्ता को अल्पसंख्यक वर्गों को या वर्गों पर, ठीक है, या वर्गों पर उत्पीड़न के प्रभाव की गहन समझ होती है। क्या जो अल्पसंख्यक लोग हैं या उनके संवेदनशील अभ्यास के लिए यह जरूरी होता है कि आपका मतलब सोशल वर्कर को अल्पसंख्यक वर्गों पर उत्पीड़न के प्रभावों की गहन समझ होती है आपके पास? बताइए जरा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि सामाजिक कार्यकर्ता, क्योंकि देखो ये सत्य है, सामाजिक कार्यकर्ता को पढ़ाया गया है ऑलरेडी, पहले से ही सारी चीज़ें बताई गई, उसके सिलेबस में मेंशन है। अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो भी जातियाँ होती हैं उन सभी जातियों के बारे में सोशल वर्क को पढ़ाया गया है, तो इसलिए उसे पता होता है। ये प्रश्न बहुत सरल है, बस सिर्फ सेंस का प्रयोग करना है आप लोगों को। ठीक है भाई, तो ये सत्य है आपका। अब देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता का जो दायित्व है कि वो उत्पीड़ितों को, कमज़ोर वर्गों की सहायता करे। अब उत्पीड़ित कमज़ोर वर्ग की बात हो रही है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, उसमें इन्वॉल्व है, तो कमज़ोर वर्ग तो हो सकता है उसमें, वो भी पिछड़े वर्ग भी हो सकते हैं, अनुसूचित जाति भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई जाति नहीं लिखा, केवल लिखा हुआ है अल्पसंख्यक के लिए, उन्हीं को बारे में बात की गई है। अब बताइए जरा इसका आंसर क्या होना चाहिए? अब बताइए जरा इसका क्या आंसर होना चाहिए, बोलिए। कमेंट नहीं आ रहा है। हाँ, अंजलि का ए आ गया भाई। हाँ, ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पर। सही जवाब आपका ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की जो है स्पष्टीकरण भी कर देता है। ठीक, अगर आप इसमें सेकंड पॉइंट एक बार फिर से बताइए, वो एकदम समझ ही नहीं आ रहा। देखो, जो सामाजिक कार्यकर्ता का दायित्व है, मतलब आप सोशल वर्कर हो, आपका ये दायित्व है कि वो उत्पीड़ितों और कमज़ोर वर्गों की सहायता करें। ये आपका दायित्व है कि नहीं है, बताइए जरा। ये आपका कर्तव्य है, आपके मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपने अगर सोशल वर्कर हैं आप, तो आपको कमज़ोर वर्गों की मदद करनी ही चाहिए, आपकी उसकी सहायता करनी चाहिए आपको। ठीक है, चाहे आप हेलन क्लार्क की पुस्तक के आधार पे आप चाहे प्राचीन काल का बात कर रहे हैं, चाहे आप मध्यकाल की बात कर रहे हैं, चाहे आप दान के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे आप मानवतावाद को रख रहे हैं, चाहे आप आधुनिकता में आ गए, दोनों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये तो किताबों में भी लिखा गया है। और आप सोशल वर्कर हैं, तो आप कमज़ोर जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए आप लोगों को। तो यही बात है, सिंपल सी थी, और ये करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर आर बी। ठीक है भाई, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने 1995 को किस वर्ष में जो है घोषित किया है? बताइए जरा, किस वर्ष को घोषित किया? अच्छा, ये वर्ष के संबंध में है भाई, जरा बताइए मुझे, आप लोग कमेंट करिए इसका, बताइए जरा फटाफट। नूपुर का बी आया भाई, ठीक है। चलिए, सही जवाब आ रहा है भाई सभी का। अच्छा, ऑप्शन बी आ रहा है, अंजलि का भी आया है। बी ए पहले आया था, फिर उनसे बदल गई। ठीक है भाई, बी आ गया, नुपुर का बी आया है, फिर उसके बाद गरिमा का बी ए आ रहा था। कन्फ्यूज़ मैं भी हूँ कि अब मैं बी बोलूँ कि ए बोलूँ। चलो अच्छा, ठीक है भाई। तो अब ध्यान से सुनिए, शायद मैंने यहाँ पर आप लोगों से पहले भी इसके बारे में जिक्र भी किया था, और मैंने शायद यही प्रश्न आप लोगों से बता रहा था कि ये प्रश्न याद करके जाइएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है ना। इसी को मैं बोल रहा था, यही मुझे बताना था आप लोगों को, यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जैसे आपसे कभी पूछ ले कि आप बताइए जरा, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1999 में, मैंने बताया था आप लोगों से, ये भी आप ध्यान रख के चलिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष कब घोषित किया गया है, तो बाल वर्ष के बारे में आप लोग याद रखिएगा 1979 को।
और अगर आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष कब घोषित सर किया गया, वॉइस नहीं आ रही है। क्या बात कर रहे हैं, वॉइस नहीं जा रही मेरी, आवाज़ नहीं जा रही क्लियर? क्लियर है सर। हाँ, लिख रहे हैं क्या आप लोग? लिखना है तो लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष जो घोषित किया गया है 1999 में, और अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष जो घोषित किया गया है 1979 में। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष की अगर मैं बात करूं तो वह 1985 में, इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की अगर बात किया जाए तो 1975 में, याद रखिएगा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न श्योर है। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष की अगर बात किया जाए तो वह आपका आता है 1994 भी आता है, 1995 भी आता है। दोनों, कुछ किताबों में आपको 1994 मिलेगा और कुछ किताबों में 1995 मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं NTA UGC रेट ने 1995 माना है, तो इसलिए आप इसी को ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 1995 जो है इसका वर्ष माना जाएगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? यहाँ से आप लोगों को एक मैंने बताया समुदाय से प्रश्न बन जाते हैं आप लोगों के लिए, यहाँ से भी आप लोगों से एक प्रश्न और बन जाते हैं। तो 3 प्रश्नों के बारे में मैंने आप लोगों से अच्छे से बता दिया है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आने ही वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है भाई? क्लियर हुआ? यस सर। चलिए फिर अगर क्लियर हो गया है तो फिर आगे बढ़ूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। अगला क्वेश्चन से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जरा बताइए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष के नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी कारखाना या खान में काम के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा, अगर 14 वर्ष से नीचे है तो? बताइए। 24। अच्छा जी, आर्टिकल नंबर 24, ठीक है। आर्टिकल नंबर अगर मैं 22 की बात करूं तो आप जानते हैं कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसकी संरक्षण की बात की गई है, आपका आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर अगर मैं 14 की बात करूं तो यह एक प्रकार की विधि की समता के अधिकार के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल नंबर 14 हो जाएगा, समता के बारे में बात करता है, ठीक है, समानता वगैरह इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल नंबर 45 आप जानते हैं बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में जिक्र की गई है। आर्टिकल नंबर 24 बच गया आपका, यहाँ पर सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न का आपका करेक्ट हो जाएगा, 14 वर्ष से नीचे की बालकों के लिए क्या करना, खान और या कारखाना में काम करने के लिए उनको नियुक्त नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखना। खान अधिनियम कब आया है, कौन बताएगा? खान अधिनियम सर 1952। 1952, वेरी गुड, ये खान अधिनियम आया है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि वह पहचानने की असफलता की अवधारणा स्वयं घटना नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब यह पहचानने की असफलता की अवधारणा स्वयं घटना नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? देखो प्रश्न बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको हिंदी समझ आनी चाहिए बस यहाँ पे, ठीक है भाई। पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक ऑप्शन में आप देख रहे हैं परिसीमितता, परिसीमितता देख रहे हैं आप। परिसीमितता का मतलब जानते हैं क्या होता है, बताइए जरा। परिसीमन, जिसको लिमिटेड बोलते हो आप लोग, लिमिटेड की बात करते हैं हम, तो परिसीमन एक प्रकार से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जब केवल समूह में डेटा के विश्लेषण के आधार पर व्यक्तियों के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं तो यह एक प्रकार का सांख्यिकीय आंकड़ों का एक औपचारिक गिरावट के रूप में देखा जाता है। परिसीमन तो ये लिमिटेड होता है, तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई हमने किसी डेटा की पहचान की और असफलता वहाँ पर आपको मिला, वो घटना घटित हो गई, तो वो परिसीमन नहीं कहलाएगी। परिसीमन वो चीज़ें कहलाती हैं जब आप केवल समूह में डेटा को विश्लेषण करते हैं, तो यानी ग्रुप की बात, अगर यहाँ पे ग्रुप लिखता वह पहचान करने की असफलता की अवधारणा समूह में घटित होती है तब परिसीमित हो जाता, बट यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। अब आप देखिए यहाँ आप देखिए परिस्थिति तर्क दोष के बारे में कोई बताना चाहेगा? परिस्थिति तर्क दोष क्या होता है? अब आप ध्यान सुनिए, यह भी एक प्रकार से डेटा का जो है समूह में ही विश्लेषण करता है,
तो तर्क यानी जो परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितिकी, जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वहाँ पर जो आपका निष्कर्ष निकला है सिमिलर यही है, परिसीबता का ही सिमिलर पार्ट माना जाता है इसको, ठीक है, इसी का ही पार्ट इसका माना जाता है, ठीक है भाई। परिस्थिति तर्क दोष का तो ये भी नहीं माना जाएगा, ये भी समूह की क्रियाविधि हो जाती है, क्योंकि परिस्थिति का मतलब आपने पढ़ा होगा इकोसिस्टम जो है, इकोलॉजी वगैरह, तो उसकी बात करता है यहाँ पर ना, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आगमन आप जानते हैं एक विधि होती है जहाँ पर आप एग्जाम्पल के माध्यम से उसको बताते हुए लेकर नियम की तरफ जाते हैं, और जो निगमन होता है वह एक प्रकार से नियम से लेकर उदाहरण की तरफ जाता है। तो यह कहा जाता है कि बेसिकली निगमन को कि सूत्रों पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? सूत्र पर आधारित होता है, फार्मूले पर आधारित होता है, ठीक है भाई, तो याद रखना यहाँ पर, ठीक है। फेलेंसी और रिलीफ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, फेलेंसी ऑफ रिफिकेशन, ठीक है भाई, रिफिकेशन, तो जो रिफिकेशन या फेलेंसी की बात करूँ तो यहाँ पर तो यह एक अमूर्त स्थिति है और संक्षिप्तता की स्थिति है ये। तो ये गलत संगत की जब गिरावट हो, जहाँ पे अशुद्धि मिल जाए, जहाँ पर आपको मिथ्या दोष मिल जाए, जहाँ पर आपको कोई भ्रांति हो जाए, तो ऐसी कंडीशन पर वो असफलताओं की जो अवधारणाएं होती हैं वो घटित नहीं होती हैं। वह नाम दिया गया है उसका मिथ्या दोष, और वह पार्ट आपका है फेलेंसी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन इसी को कर लीजिए आप लोग, है ना भाई। समस्या समाधान का मॉडल है, तो समस्या समाधान का मॉडल एच पर्लमेंट का नाम कहीं दिया हुआ है तो बताइए। हाँ बोलिए। हाँ सर, फर्स्ट में ही है। हाँ, और अगर मैं बात करूं प्रकारात्मक मॉडल के बारे में, जहां पर आप फंक्शनल मॉडल की बात कर रहे हैं, ये किसके द्वारा दिया गया है, तो क्या बताएंगे आप? देखो अब यहाँ पर अगर मैं प्रकारात्मक की बात करूँ तो प्रकारात्मक में आपने टॉलकाट पार्सन का नाम पढ़ा था, तो बताइए यहाँ पे जेसी ट्राफ्ट कहाँ आ गया? जेसी ट्राफ्ट लिखा नहीं, यहाँ पे देखिए ट्रेप्ट का यह नाम लिखा हुआ, जेसी ट्राफ्ट का नाम है। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब प्रकारात्मक अभिगम के बारे में मैं बात कर रहा था, तो वहाँ पर उसमें सबसे पहले एटोरैंक की विचार आई थी, उसके बाद उसका विकास किया था जेसी ट्राफ्ट ने। मैंने ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी आप लोगों को, और मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड किया है उसकी आप लोगों को। तो यहाँ आप लोग देख भी रहे हैं कि जेसी ट्राफ्ट का नाम तो फिर क्यों यहाँ फिर आ गया, तो और यहाँ पे तो उसका नाम ही आपने पढ़ा भी होगा, दुर्खिम का नाम भी पढ़ा होगा आपने। प्रकारात्मक संरचना में मैंने आपको इसको जो जनक माने जाते हैं टॉलकाट पार्सन्स को माने जाते हैं, ये तो मैंने साफ शब्दों में बताया है आप लोगों को। बताइए जरा, बताया कि नहीं बताया आप लोगों को? तो उसका तो नाम ही नहीं है यहाँ पर है। तो आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक सिद्धांत, हर एक मॉडल के बारे में यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपनी अवधारणाओं को बताया है, दिया है उन्होंने, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखें। तो इसीलिए मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, तो जितने ज़्यादा आप लोग मेरे से बातें सुनेंगे या मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग उसके नोट करेंगे, तो वो आपके ही फ़ायदे में आने वाला है, आपके ही काम में आएगा वो, ठीक है भाई। तो याद रखिए आपका, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट यहाँ पर जो हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, जेसी ट्राफ्ट का नाम। और देखो एक लव मॉडल है, और ये जो लव मॉडल है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है बताइए जरा? होम्स, अच्छा होल्मस लिखा हुआ है, चलो ठीक है, अच्छा यहाँ पे होम्स या होल्मस, इसका होमन्स नाम है, ठीक है, हेलन होमन्स इसको कहते हैं, इसका नाम है। तो लव मॉडल इसने दिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। चार प्रणाली मॉडल जो होता है, चार प्रणाली मॉडल किसने दिया है? अच्छा ये बहुत फेमस नाम है, पिंकस एंड मिनहम का नाम बहुत फेमस है। कोई किसी को पता है पिंकस एंड मिनहम? बताइए बताइए। पिंकस एंड मिनहम ये बहुत फेमस है, ये इससे काफ़ी ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में जो है पिंकस और मिनहम को लेकर प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है भाई। तो पिंकस एंड मिनहम को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, मिनहम, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए जरा एक बार? हाँ सर, हो रहा है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ से आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट दे देता हूँ, उसे भी आप ध्यान रखिएगा, जो कि एग्ज़ाम में वो बनाया भी जा सकता है आप लोगों के लिए प्रश्न भी। जैसे कभी पूछ ले कि साम्यवादी स्थापित किसने किया है, साम्यवादी की अवधारणा किसने दिया है, ठीक है भाई,
साम्यवादी की अवधारणा किसने दिया है? तो आपको बता देता हूँ मैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। साम्यवादी, सॉरी ये सामान्य मैंने लिख दिया, साम्यवादी होगा यहाँ पर, ठीक है भाई, साम्यवादी। एक मिनट सर ये तो कार्ल मार्क्स का है ना? ना, सामान्यवादी, साम्यवादी सामान्यवादी दोनों इसी का हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, इसी का यही हो जाएगा, ठीक है। पिंकस मिनाम का ही है सामान्यवादी, ठीक है भाई, यही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1973, तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक है। मॉडल ये एग्ज़ाम में प्रश्न बनाकर पूछा जाता है ये, ठीक है भाई। और इसी को अगर हम कहें तो एक समाजकारी के साहित्य में ये बहुत ही प्रचलित है व्यक्ति, तो सिस्टम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो सिस्टम मॉडल किसने दे दिया? तो इसी जो चार प्रणाली है ना, इसका नाम है, इसी का नाम है सिस्टम प्रणाली। आपने देखा भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ पिंकस मिनहाम का। तो एक तो आपको याद हो गया सिस्टम प्रणाली से, एक आपको याद हो गया साम्यवादी को, और एक आप चार प्रणाली का नाम तो आपको पता ही है ना भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, बताइए जरा एक बार। कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही ना आप लोगों को? अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं पिंकस और मिनहम से संबंधित, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है आपके लिए, तो ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है इससे। कई बार ये एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछा भी गया है पिंकस और मिनहम को लेकर, है ना, पिंकस एंड मिनहम को लेकर। इसकी किताब का कोई नाम बताएगा? मैंने अभी आपको हाल ही में इसकी बुक का नाम बताया था, किसी को पता है इसकी बुक का नाम? मैंने बताया है इसकी बुक का नाम, अभी हाल ही में बताया है, किसी को पता है? बोलिए, पिंकस और मिनहम का बुक का नाम नहीं पता है तो कमेंट भी नहीं करते हो आप लोग कि सर नहीं पता, चुप रहते हो। समाज कार्य अभ्यास में मॉडल और विधि के बारे में बात किया है। समाज कार्य अभ्यास में तो सोशल वर्क, देखो एक प्रैक्टिस है, एक सोशल वर्क प्लेन, मतलब प्लेन का मतलब उसके आगे कुछ है ही नहीं, प्रैक्टिकल वगैरह, ठीक है भाई। जैसे आप बोलते हैं किसी चीज़ के आगे अगर अभ्यास या प्रैक्टिकल या कोई शब्द एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई, एक प्रकार से ट्रेडिशनल शब्द बोल देते हैं। और ये ट्रेडिशनल शब्द जो है समाज कार्य अभ्यास, तो समाज कार्य अभ्यास जुड़ गया यहाँ पे, प्रैक्टिस। तो इसने बताया है मॉडल और विधि, ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है भाई। तो आप कह सकते हो सोशल वर्क प्रैक्टिस, मॉडल एंड मेथड, ठीक है, किसका है? पिंकस एंड मिनहम का, 1973। याद हो गया? तो ये चार बातें मैंने आप लोगों को बताया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पिंकस एंड मिनहम का नाम। जैसे आप लोगों को ऑटो रैंक इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से पिंकस और मिनहम इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई, याद रखिएगा इसका नाम। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए, बाकी कल।